हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10वीं के इतिहास का पहला पार्ट सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसका मैं आज आपको दूसरा भाग करवाऊंगी। इसमें मैं आपको उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पतन के कारणों के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता का भाग 2। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के विषय में। देखिए, जो सभ्यता है उसका जो प्रसार क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। व्यापक का क्या अर्थ है? बहुत बड़े स्तर पर था। नगर योजना, पत्र परंपरा, उपवन निर्माण, माप, बाट, मुहरे, लिपि की समरूपता, कुशल प्रशासन को दर्शाती है। ये जो प्रसार क्षेत्र था वो इतना व्यापक था कि उसमें बहुत सारे नगर बने हुए थे और वो काफ़ी दूर दूर थे। दूर दूर होने के बावजूद भी इन नगरों के अंदर ये सारी चीज़ें कैसी थी? समान थी, जो यहाँ के कुशल प्रशासन को दर्शा रही थी। हंटर महोदय ने यहाँ के शासन को गणतंत्रात्मक माना है। गणतंत्रात्मक क्या होता है? गण होती है जनता और तंत्र होता है शासन, यानी जनता का शासन माना है। सार्वजनिक भवनों एवं दुर्ग का उपयोग परिषद के सदस्यों के लिए होता था। जो वहाँ पर सार्वजनिक भवन बने हुए थे और दुर्ग बने हुए थे उनका उपयोग होता था जो वहाँ के परिषद के व्यक्ति थे उनके लिए। परिषद के व्यक्ति कौन थे? जो प्रशासन को संभालने के लिए मुख्य व्यक्तियों का चयन किया गया था वो परिषद के सदस्यों में आता है और उनके उपयोग के लिए ही सार्वजनिक भवन और दुर्ग बने हुए थे। व्हीलर महोदय ने क्या कहा कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों ना हो, उसमें धर्म को ही प्रमुखता प्राप्त थी। वो कहते हैं कि सत्ता चाहे किसी भी स्रोत में आई हो, चाहे वो गणतंत्रात्मक हो, राजतंत्रात्मक हो, किसी भी स्तर पर आई हो, कैसा भी स्रोत रहा हो, लेकिन वहाँ पर धर्म को ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी। इस सभ्यता का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियों से होता था। कौन सी सभ्यता का? सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो मुख्य संचालन है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियां बनाई हुई थी, वहीं से उसका संचालन होता था। लेकिन धोलावीरा और राखीगढ़ी के आकार को भी नकारा नहीं जा सकता। ये कहते हैं चाहे ये कितने भी बड़ी राजधानियां हो, लेकिन धोलावीरा और जो राखीगढ़ी है वो भी आकार में काफ़ी बड़ी थी, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। आगे हम पढ़ते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। देखिए, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो दो भागों में बटी हुई थी। पहली नगर दुर्ग और दूसरी थी आवासीय क्षेत्र। नगर दुर्ग क्या होते थे? यहाँ पर संपन्न व्यक्ति और शासक वर्ग निवास करता था। दुर्ग क्षेत्र में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। उदाहरण स्वरूप धोलावीरा, अर्थात धोलावीरा जैसे स्थान थे वहाँ पर नगर दुर्ग बनाए गए थे और उनमें जो है संपन्न व्यक्ति और जो शासक वर्ग था वही रहता था। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। सामाजिक व्यवस्था का जो दूसरा पॉइंट है वो है आवासीय क्षेत्र। यहाँ पर व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर रहते थे। कहने का क्या मतलब? जो स्थानीय जनता थी वो आवासीय क्षेत्रों में रहती थी। संपन्न व्यक्ति और शासक वर्ग नगर दुर्गों के अंदर रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। मतलब जो ये दो स्थान थे, ये स्थान जो है रक्षा प्राचीर, यानी रक्षा की जो प्राचीर क्या होती है? दीवार, उससे घिरे हुए नहीं थे। परंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा के किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। किलेबंदी मतलब क्या थी? कि जितना भी नगर था उसके चारों तरफ क्या की गई थी? किलेबंदी की गई थी और इसके प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक जीवन का दूसरा पॉइंट, भोजन, कि उस सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था। तो सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। वो दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मुख्य जो भोजन थे वो थे जौ, गेहूं, चावल, फल और सब्जियां, दूध। और जो लोग मांसाहारी थे वो मांस खाते थे भेड़, मछली, सूअर और बकरी का। बर्तन जो उस समय यूज किए जाते थे वो क्या थे? थाली, गिलास, कटोरा और लोटा, जो भोजन करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। खुदाई से प्राप्त चूल्हे और सिलबट्टे हमें बताते हैं कि उस समय भोजन कच्चा नहीं खाया जाता था, भोजन को पकाकर और पीसकर खाया जाता था। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है सामाजिक जीवन का वो है वस्त्र व आभूषण। सभ्यता के जो लोग थे वस्त्र और आभूषण के शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, जिससे निर्माताओं की कलात्मक अभिरुचि का परिचय मिलता है। निर्माता क्या होते हैं? जो वस्त्र और आभूषणों को बनाते थे। उन्होंने क्या किया? उनकी कलात्मक यानी कला जो है और उनकी किन किन में रुचि थी वो उन वस्त्र और आभूषणों पर जो चीज़ें अंकित थी उनके माध्यम से पता लगती है।
आभूषण में मुख्य रूप से हार, कंगन, भुजबंद क्या होते हैं जो भुजाओं में बांधे जाते हैं, और अंगूठी आदि पहनी जाती थी। आभूषण में जो धनी लोग थे वो सोना, चांदी, अर्ध कीमती पत्थर और हाथी दांत के आभूषण पहनते थे, जबकि निर्धन जो लोग थे वो पक्की मिट्टी, हड्डी और पत्थर के आभूषण पहनते थे। आगे पढ़ते हैं रहन सहन। रहन सहन क्या है कि सभ्यता के लोगों की बालों को सजाने में विशेष रुचि थी, मतलब वो बालों के अलग अलग तरह के जो है डिजाइन बनाते थे। वे हाथी दांत के कंघे और तांबे के शीशे का प्रयोग करते थे। कैसे कंघे थे उनके पास? हाथी दांत के, और शीशे कैसे थे? तांबे के। ठीक है। स्त्रियां जो है वो काजल, सुरमा और सिंदूर लगाती थी। आगे हम पढ़ते हैं 5वां पॉइंट, मनोरंजन। वे शिकार के शौकीन थे, मतलब इस सभ्यता के लोग क्या थे? शिकार के शौकीन थे। वो शतरंज का खेल खेलते थे और नृत्य उनका मनोरंजन का मुख्य साधन था। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने थे, झुनझुने थे, सीटियाँ थी और गाड़ियाँ बनाई जाती थी। आगे हम पढ़ते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के विषय में। इसमें क्या है कि पहला जो है वो है कृषि। आर्थिक जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक, आप सभी को पता है आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसे। और पैसे कहाँ से आएंगे? जब कोई ना कोई व्यवसाय होगा। तो यहाँ के लोग जो है पैसे के लिए क्या करते थे? कृषि करते थे। सरस्वती सिंधु का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था तो काफ़ी फसलें भी होती थी। इसलिए क्या है कि वहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते थे। मतलब उपजाऊ होने के कारण सभी तरह की फसलें यहाँ पर बोई जा सकती थी। आगे आता है मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दराती, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत और बनावली से प्राप्त हल का नमूना उच्च स्तरीय कृषि को प्रमाणित करता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसे ही कृषि वहाँ के लोग नहीं करते थे, वहाँ पर उच्च स्तर की कृषि की जाती थी। इसके प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की जो दराती मिली, कालीबंगा से जुते हुए जो खेत मिले और बनावली से जो हल के नमूने मिले उनसे मिलते हैं। आर्थिक जीवन का जो दूसरा पॉइंट है वो है पशुपालन। सिंधु सभ्यता में बैल, गायें, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर प्रमुख रूप से पालते थे। ठीक है, मतलब पशुओं में ये चीज़ें वो पालते थे। इनका प्रयोग वो क्या करते थे? दूध, खाल, मांस, ऊन आदि प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और बैल जो था वो मुख्य रूप से जो है कृषि के कार्यों और यातायात के साधनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में घोड़े, ऊंट को भी पालतू बनाया जाता था और हाथी को पालना भी संभवतः शुरू कर दिया था। मतलब घोड़े और ऊंट तो वो पालते ही थे, साथ साथ उनने हाथी को पालना भी शुरू कर दिया था। आगे आता है आर्थिक जीवन का तीसरा पॉइंट, उद्योग। सिंधु घाटी में विभिन्न उच्च स्तरीय उद्योग के साक्ष्य पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय मतलब यहाँ भी वही चीज़ है कि मतलब उच्च या उत्तम क्वालिटी के जो उद्योग वहाँ पे लगते थे। यही नहीं कि बस ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें वो बनाते थे। ये क्या करते थे? सेंधव अनेक प्रकार के आभूषण, औजार और उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की तकनीक से परिचित थे और उनके निर्माण में निपुण थे। सेंधव क्या कहा जाता है? जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उनके लोगों को सेंधव कहा जाता है। वो अनेक प्रकार के आभूषण, औजार और उपकरण बनाते थे। कैसे बनाते थे? क्योंकि उन्हें नॉलेज थी, ज्ञान था किस चीज़ का, कि किस प्रकार धातु को ढाला जाए और किस प्रकार उससे आभूषण, औजार और उपकरण बनाए जाएं। तो उस तकनीक को वो जानते भी थे और उन चीज़ों को बनाने में वो निपुण भी थे। तीसरा पॉइंट है कीमती पत्थर, शंख, सीप और हाथी दांत से विविध प्रकार के आभूषण वो बनाते थे। मतलब पत्थरों से भी, शंखों से भी, सीप से भी, हाथी दांत से भी, वो हर तरीके की चीज़ों से जो आभूषण बना सकते थे। राखीगढ़ी और भिरडाना से कार्नेलियन, तिगड़ाना से फियांस की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं। ये क्या है? ये ऐसी कार्यशालाएं हैं जहां पर उन आभूषणों का, उन औजारों का, उन उपकरणों को जो है बनाने का काम किया जाता था। ठीक है। मिट्टी के बर्तन, ईंट शिल्प और वस्त्र उद्योग भी प्रचलित एवं विकसित थे। इस सभ्यता में क्या था कि मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, ईंटें भी बनाते थे, जो शिल्प का काम था वो भी करते थे और वस्त्रों के उद्योग भी लगाए गए थे। वो इस सभ्यता में काफ़ी प्रचलित भी थे और काफ़ी विकसित भी थे।
चौथा पॉइंट है आयात और निर्यात। उस समय धातु और अर्ध कीमती पत्थरों का आयात और स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। मतलब जो है आयात क्या होता है, दूसरे देशों से चीज़ मंगाना, और निर्यात क्या होता है, दूसरे देशों में वस्तुएं जो है भेजना। ठीक है, तो धातु और अर्ध कीमती जो पत्थर थे वो हम दूसरे देशों से मंगाते थे, और जो वहाँ की स्थानीय जो चीज़ें बनती थी वो दूसरे देशों में भेजी जाती थी। इससे क्या होता था, व्यापार होता था। दूसरा पॉइंट है आंतरिक और विदेशी व्यापार स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से होता था। स्थल क्या होता है, जैसे गाड़ियां हैं वो बैलगाड़ियां थी उस समय पर, समुद्र है, समुद्र में क्या चलती थी, नाव चलती थी। तो इन दोनों ही मार्गों से क्या होता था, व्यापार होता था। अच्छा, व्यापार क्या था, आंतरिक भी होता था और विदेशी भी होता था। आंतरिक क्या होता है, देश के अंदर ही व्यापार का एक राज्य से दूसरे राज्य में होना, और विदेशी व्यापार क्या कहलाता है, एक देश से दूसरे देश में होना। तो दोनों ही तरह के व्यापार उस समय पर होते थे। समुद्री मार्गों के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर अंकित नाव के चित्र और लोथल से मिले मिट्टी के नाव के खिलौनों से मिलते हैं। मतलब हमें कैसे पता लगा कि उस समय का व्यापार समुद्र से भी होता था, तो हमें पता लगा मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई थी एक मोहर, उन मोहरों पे क्या था कि नाव अंकित थी। तो हमें पता चला कि उस समय पे नाव होती थी और उनसे व्यापार होता था। और लोथल से मिले हम मिट्टी की नाव, मतलब जो बच्चों के खिलौने होते हैं उन खिलौनों में मिट्टी की नाव मिली, तो इससे हमें पता लगा कि ये समुद्री मार्ग होते थे। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि उनके मेलहा सरस्वती सिंधु सभ्यता को उस समय क्या कहते थे, मेलहा, उनसे भी व्यापारिक संबंध थे। ये हमें कहाँ से पता लगा, मेसोपोटामिया के अभिलेखों से। अभिलेख क्या होते हैं, जो लिखे हुए हैं, उस समय की जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे हमें पता लगा कि उस सभ्यता के जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। आगे आता है पांचवा पॉइंट, नाप तोल की प्रणाली एवं मुद्राएं। क्या है कि जो नाप तोल की जो प्रणाली है वह मुद्राएं हैं, उनसे व्यापार के विकास के बारे में हमें पता लगता है। जब हमें पता लगा कि उस सभ्यता में भी जो नाप तोल की प्रणाली है और मुद्राएं हैं, तो हमें पता लगा कि उनके माध्यम से ही वहाँ पर व्यापार होता था और उस व्यापार का विकास इन्हीं के माध्यम से हुआ है। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो व्यापार का साधन रही होंगी। वहाँ से खुदाई में हमें बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई जिनके माध्यम से हमें पता लगा कि व्यापार का मुख्यतः साधन ये मुद्राएं ही रही होंगी। खुदाई में बड़ी मात्रा में बाट और तराजू के पलड़े मिले हैं। कैसे पता चला कि जो खुदाई हुई तो उसमें हमें बहुत सारे बाट मिले और तराजू के पलड़े मिले, जिससे हमें पता लगा कि उस समय भी नाप तोल की प्रणाली थी। तोल की जो इकाई है वो 16 के अनुपात में थी। 16 का अनुपात क्या होता है, जैसे आज का समय है हम क्या करते हैं कि 12 किलो का 1 दर्जन होता है, वैसे ही उस समय पे 16 वस्तुओं का कोई एक चीज़ मान ली जाती थी, तो जो अनुपात था वो 16 रखा गया था। आगे आता है मोहनजोदड़ो से सीपका और लोथल से हाथी दांत के बड़े पैमाने मिलते हैं। पैमाने क्या होते हैं, मापदंड, जिनसे हम वस्तुओं को नापते हैं या तोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो में सीप के और लोथल से हाथी दांत के ये पैमाने हमें मिले हैं, जिससे हमें पता लगा कि नाप तोल की प्रणाली थी और उस समय मुद्राएं भी थी। तो मैंने आपको 5 पॉइंट करवाए हैं। 5 पॉइंट में मैंने अलग अलग चीज़ें इसमें आर्थिक जीवन में आपको समझाई हैं। ऐसे ही सभी प्रश्नों में मैं आपको करवा रही हूँ, तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए वैसा ही आपको उत्तर देना है। जैसे नाप तोल की प्रणाली पूछी जाए खाली, तो आपको इस चीज़ का उत्तर देना है। आयात निर्यात पूछा जाए तो खाली वो बताना है। तो आपको जो है प्रश्न के हिसाब से अपने उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में बताइए। यहाँ पे हम करेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में कि वो किस किस धर्म को मानते थे, कैसे कैसे मानते थे। तो देखिए, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का अत्यंत महत्वपूर्ण जो पक्ष रहा वो रहा धर्म, जिसके तत्वों को भारतीय समाज ने अपनाया हुआ है, जिनको आज हम अपनाए हुए हैं। वो जो है उस समय की सभ्यता का मुख्य प्रमुख पक्ष था। वहाँ के जो लोग हैं मातृशक्ति की पूजा करते थे। मातृशक्ति मतलब नारी शक्ति को पूजते थे, माताओं को पूजते थे। इसके प्रमाण मिट्टी की मूर्तियां और मोहरों पर नारी आकृतियों से मिलते हैं। हमें इस सभ्यता का कैसे पता लगा, हमें पता लगा कि जो मिट्टी की मूर्तियां थी वो महिलाओं की थी, नारियों की थी, और जो मोहर थी उन पर भी नारियों की आकृतियां बनी हुई थी। इन मूर्तियों पर धुएं के निशान पूजा के प्रतीक हैं। इन पे क्या है कि धुएं के निशान छपे हुए हैं, इससे हमें पता लगता है कि उनकी पूजा की जाती थी।
उस समय मातृशक्ति प्राणी जगत और वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में प्रचलित थी। मतलब मातृशक्ति को क्या माना जाता था कि वो प्राणी जगत, जितने भी प्राणी संसार में हैं उन सभी की, और जो वनस्पति हमारे संसार में उन सभी की उपास्य क्या होता है, पूजा करने योग्य है। तो ऐसी देवी के रूप में प्रचलित थी। मतलब कहने का क्या है कि नारियों को प्राणी जगत की और वनस्पति जगत की माता या देवी माना जाता था। अगला पॉइंट है पशुपति शिव। देखिए, सरस्वती सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसमें पशुपति शिव की उपासना हमें देखने को मिली। कहाँ मिली? जो हमें इस सभ्यता के जो खुदाई में अवशेष मिले उनमें हमें पता लगा कि उस समय पशुपति शिव को पूजा जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई तो एक मोहर मिली, उस पर एक सींग वाला त्रिमुखी क्या होता है, 3 मुख वाला मनुष्य, वो सिंहासन पर बैठा हुआ था। किस रूप में? योग मुद्रा में, जैसे योग कर रहा हो ऐसे वो बैठा हुआ था, और उसके चारों तरफ विभिन्न जानवरों को दिखाया गया था। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर शिव की आराधना की जाती थी। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति माना गया। कौन सी मूर्ति को? जो अभी मैंने ऊपर बताई, एक सिंह वाला त्रिमुखी जो पुरुष था उसको पशुपति शिव माना गया। इस सभ्यता के लोगों द्वारा शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी और ये लोग शिवलिंग की पूजा भी करते थे। तो धार्मिक जीवन का जो तीसरा पॉइंट है वो है योग। यहाँ के लोगों के बीच योग का बहुत महत्व रहा है। योग जो है उस सभ्यता से ही शुरू हो गया था, वहाँ पर जो है योग का बड़ा महत्व माना जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में एक पुरुष की आकृति पद्मासन मुद्रा में है और एक अन्य मोहर पर योग पुरुष की आधी आंखें खुली हुई और नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित दिखाई गई हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई, उस मोहर के ऊपर एक पुरुष बैठा हुआ है। किस अवस्था में बैठा हुआ है? पद्मासन जो योग मुद्रा उसमें बैठा हुआ है, और एक अन्य पुरुष की जो आकृति दिखाई दी वो थी आधी खुली आंखें, और जो नासिका यानी नाक का जो आगे का भाग है उस पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। ऐसी अवस्थाएं जो मोहर के ऊपर मिली हैं। इस प्रकार योग के क्रिया पक्ष का आंकलन मोहरों पर केंद्रित दिखाई गई है। मतलब क्या कहता है ये कि उस समय पे योग होता था। ये चीज़ें हमें कहाँ से पता लगी? ये चीज़ हमें पता लगी कि जो मोहरे हैं, मोहरों पर जो है ऐसे क्रिया करते हुए पुरुष बैठे हुए हैं, उसका आंकलन करके हमें पता लगा कि उस समय पर योग का बड़ा महत्व था। धार्मिक जीवन का चौथा पॉइंट है पशु पूजा व स्वास्तिक। सरस्वती सिंधु सभ्यता में पशु पूजा और वृक्ष पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। किसके? पशु पूजा और वृक्ष पूजा। जैसे आज हम पूजते हैं गाय को, बैल को, पीपल को, ऐसे ही उस समय पर भी जो इन चीज़ों को पूजा जाता था। मुख्य रूप से एक सींग वाले पशु, बैल, सांप, पीपल आदि की पूजा की जाती थी। इसने बता दिया किस किस की, एक सींग वाले पशुओं की भी की जाती थी, बैल की, सांप की, पीपल की, सभी की पूजा की जाती थी। और ऐसी कई मोहरें मिली हैं उस समय की जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, यानी कि उस समय भी स्वास्तिक होता था। धार्मिक जीवन का 5वां पॉइंट है अंत्येष्टि संस्कार। इसमें क्या बताते हैं कि जब उस सभ्यता में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी तो किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। कितनी विधियां? 3 विधियां। आइए जानते हैं कौन कौन सी। विधि है पूर्ण समाधिकरण। व्यक्ति को पूर्ण रूप से जो है दबा दिया जाता था, उसका समाधिकरण कर दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक में क्या है कि व्यक्ति को आधा जमीन में दबा दिया जाता था और आधा उसको ऊपर रखा जाता था, फिर वो अपने आप ही गल सड़ जाता था तब उसको दबा दिया जाता था। नेक्स्ट है दाह संस्कार। व्यक्तियों को जो है मृत्यु के पश्चात जला दिया जाता था, अर्थात उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। समाधि क्षेत्र। समाधि क्षेत्र क्या कि जहाँ पर ये समाधियाँ दी जाती थी, अंतिम संस्कार किया जाता था, वो नगरों से बाहर होते थे। इसके प्रमाण, इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ मिले? फरमाना, राखीगढ़ी व अन्य पुरास्थलों से। जो इसके स्थल है, पूरा स्थल यानी पहले के जो स्थान है उन पर हमें मिले कि जो समाधि क्षेत्र है वो नगरों से बाहर होते थे। शवों का सिर प्राय उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। अभी ऐसा ही होता है कि सिर को उत्तर की तरफ रखा जाता है और पैरों को दक्षिण की तरफ रखा जाता है। फिर वो क्या करते थे, जिन भी लोगों को मिट्टी में दबाया जाता था उनके साथ वो मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरण रखते थे। उनको ये लगता था कि मृत्यु के बाद भी इनको इनकी आवश्यकता होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा
सामान उनके साथ रखते थे और ये साक्ष्य हमें कंकालों के साथ मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरणों से पता लगा। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में समझाइए। क्या है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, आप सभी को पता है कि इसने काफ़ी प्रगति की, विकास किया और ये चीज़ें हमें पूरा अवशेषों के अंदर मिल भी गई कि यहाँ पे क्या क्या कार्य हुए थे, कैसे कैसे सामाजिक जीवन चला, राजनीतिक जीवन चला, आर्थिक जीवन चला। अब हम इसके पतन के कारणों को पढ़ लेते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। सबसे पहले प्रशासनिक शिथिलता। क्या है, जो प्रशासन इतना एक्टिव था, जो प्रशासन एक्टिव होने के कारण जिस सभ्यता का विकास हुआ था वो अब शिथिल पड़ चुका था। शिथिल मतलब क्या है कि वो काम करके खुश नहीं था। देखिए, प्रशासनिक शिथिलता के कारण बस्ती का आकार सीमित हो गया और स्वच्छता में कमी आई। क्या हुआ कि जब काम नहीं हुए तो वहाँ से लोगों ने पलायन किया और जो वहाँ की बस्ती थी उनका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया और उस बस्तियों के अंदर जो है स्वच्छता की कमी आ गई। अतिक्रमण के कारण जो है दीवारें कम चौड़ी हुई और जो नए मकान थे वो किससे बनने लगे, जो पुराने मकानों की ईंटें थी उनका प्रयोग करके नए मकान बनने लगे। इससे जो है नगरीय सभ्यता का पूर्णतः अंत हो गया। अगला है जलवायु परिवर्तन। क्या हुआ कि वर्षा कम होने के कारण सरस्वती नदी का पानी सूख गया, इससे वहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं हुई, सूखा पड़ गया। तो इससे क्या हुआ कि सभ्यता का पतन होने लगा। पतन का तीसरा कारण रहा बाढ़। हमें कुछ ऐसे भी प्रमाण साक्ष्य मिले हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, चाहनुदड़ो है, लोथल है, भगतराव है आदि स्थानों की खुदाई से पता लगा कि वहाँ पर बाढ़ आई थी, इस वजह से भी सभ्यता का पतन हुआ। पतन का चौथा कारण है विदेशी व्यापार में गतिरोध। क्या होता है कि विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। मतलब विदेशी व्यापार नहीं हुआ तो पैसे वो कमा नहीं सके और उनके जो जीवन स्तर था उसमें गिरावट आ गई। जो बहुमूल्य वस्तुओं के स्थान पर अब कैसी उत्पादन होने लगे, स्थानीय उत्पादन होने लगे, स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने लगी। अगला पॉइंट है महामारी। मोहनजोदड़ो में 42 मानव कंकाल मिले जिनमें से 41 की मौत मलेरिया से हुई थी। इससे हमें ये साक्ष्य मिले कि उस समय ऐसी महामारी आई जो इसके पतन का मुख्य कारण बनी। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।